नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लैंग्वेज भाषा की क्लास रहेगी, जिसमें आपके एमपी डेट वर्ग 3 चयन परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, उससे संबंधित आपके हम संस्कृत भाषा लैंग्वेज की बात करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में सेलेक्ट किया है या आपने लैंग्वेज सेकंड में सेलेक्ट किया है, किसी में भी अगर आपने सेलेक्ट किया है संस्कृत लैंग्वेज, जिसमें आपके व्याकरण के 15 प्रश्न रहने वाले, जिसमें अपठित गद्यांश पद्यांश रहेंगे, प्लस आपके पेडागोजी के यानी कि शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न रहने वाले हैं। और इसके साथ ये फिजिकल क्लास होने वाली है। क्लास नंबर फर्स्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस फुल सोल्यूशन होगा बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर आप अच्छे तरीके समझ लेंगे तो एग्जाम में भी आप लोग अच्छे तरीके समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? पहला प्रश्न करेंगे। पहले हम यहाँ पे पेडागोजी के प्रश्न ले रहे हैं, यानी शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न करेंगे। हर बार अपठित गद्यांश के प्रश्न जो है बदले जाएंगे, क्योंकि हर बार अपठित गद्यांश पद्यांश भी बदला जाएगा, उसके शब्द भी बदले जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका संस्कृत पेडागोजी से है कि कविता शिक्षणस्य का प्रणाली उच्चतरम ध्यान कक्षायाम छात्रेभ्यः हितकारी भवति। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर हाथ जोड़कर सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को समझिएगा और आप लोग भी जवाब दे सकते हैं कि इस 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहने वाला है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन ब्रदर सिस्टर सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कविता शिक्षण की बात की गई है। कविता शिक्षण की प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक कैसी कक्षा है? उच्चतर माध्यमिक कक्षा है। और उच्चतर माध्यमिक कक्षा मतलब 9 से लेके 12। इसके लिए छात्रों के लिए हितकारी या लाभदायक कौन सी होगी? क्या वह गीत प्रणाली होगी, समीक्षा प्रणाली होगी, अर्थ प्रणाली होगी या व्याख्या प्रणाली होगी? सभी लोग बताइए। जहां पे बच्चे बड़े हों 9 से लेके 12 तक, यहाँ पे प्रश्न पर दिया गया है उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों के लिए हितकारी यानी लाभकारी कौन सी आपकी प्रणाली होगी। और क्योंकि बड़े के लिए क्या व्याख्या होगा, उनको डिटेल से जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि A to Z हम चीजें नहीं लिख सकते। जब डिटेल के साथ बताएंगे तो अपनी कुछ बातें अपने अनुसार भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कविता शिक्षण प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों के लिए हितकारी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे व्याख्या प्रणाली हितकारी हो जाएगी। क्या सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिविका। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रति सप्ताह एकस्याम कक्षायाम भाषणम तथा संवाद प्रतियोगिताः आयोजनम भवति तत्र कस्य निराकरणम भवितुम शक्नोति। अर्थात साथ ही यहाँ पे दिया गया है, यदि प्रत्येक सप्ताह एक कक्षा में भाषण संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, आपकी नियुक्त होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आप अपने कक्षा में प्रत्येक सप्ताह भाषण और संवाद प्रतियोगिता क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। तत्र कस्य निराकरणम भवति। ये जो आयोजन किया जाता है, ये आयोजन आप लोग करते हैं, किसके निराकरण के लिए करते हैं? ये किसका निराकरण होता है? या उच्चारण दोष का निराकरण करने के लिए, पराजस्य का करने के लिए, अनुत्तीर्णस्य करने के लिए, या मनोरंजनस हो जाएगा? सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यदि आप लोग प्रत्येक सप्ताह एक कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, ये जिस निराकरण होगा वह कौन सा निराकरण कहला जाएगा? वह आपका उच्चारण दोष। कौन सा कहला जाएगा? यहाँ पे आपका उच्चारण दोष, यानी उच्चारण दोष का निराकरण करने के लिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है आपके कि मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। अर्थात साथियों, मौन वाचन का अभ्यास कब कब किया जाता है? यदा कदा करना चाहिए, अनियमित रूप से करना चाहिए, रात्रि के समय में करना चाहिए, या नियमित रूप से करना चाहिए? देखिए, जब भी अभ्यास की बात की जाए,
जब भी अभ्यास की बात की जाए, प्रैक्टिस की बात की जाए, तो हम सभी के लिए आप लोग बताते हैं अभ्यास प्रैक्टिस कैसा, नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन भी कर सकते हैं या नियमित रूप से क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं और नियमित रूप से भी कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासई कदा भवति, कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कब करना चाहिए, प्रश्न उत्तर के समय करना चाहिए, अनुकरण वाचन पश्चात, अनुकरण वाचन के बाद करना चाहिए, आदर्श वाचन पश्चात, आदर्श वाचन के बाद करना चाहिए, या स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण पश्चात, स्पष्टीकरण के पश्चात करना चाहिए। सभी लोग बताइए ध्यान पूर्वक। जी हाँ, सभी ब्रदर्स सिस्टर एंड टीचर्स। जी हाँ, कठिन शब्दों का उच्चारण, कठिन शब्दों को उच्चारण कब करना चाहिए, कठिन शब्दों का उच्चारण पहले अनुकरण कीजिए, अनुकरण के बाद अनुकरण वाचनस पश्चात, कठिन शब्दों को उच्चारण का अभ्यास कब करना है, अनुकरण वाचन पश्चात, अर्थात अनुकरण वाचन के बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। और इसीलिए जो कहीं ना कहीं सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं ले पाते वो संस्कृत इसलिए लेते क्योंकि हिंदी की भाषा आपकी आधी समझ में आ जाती है, 50% है, और वही सिलेबस सेम है, केवल भाषा का अंतर है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा या है संबंधई येन सह भवति, भाषा में संबंध इनमें से कौन सा होगा, मानवस्य हृदय से, मानव के हृदय से संबंधित होता है भाषा, मानवस्य वाग्यंतर, द्वयम द्वयभ्याम से, न केन अपि से। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषा का संबंध मानवस्य हृदय, ये मानव के हृदय से होता है, मानवस्य वाग्यंत्र, मतलब बोलने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा का संबंध आपके इन दोनों से होता है, मानवस्य हृदय से भी होता है और मानवस्य वाग् यंत्र से भी होता है। ठीक है ना सभी लोग सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वयम भाम से, मतलब इन दोनों से होता है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप लोग बता देना है कि नहीं आ रहा है सर, क्योंकि जितना अच्छा आप बता पाएंगे उतना जितना अच्छा आप फीडबैक दे पाएंगे उतना अच्छा जो है हम आप लोगों को भी बता पाएंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, ये कई बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न क्या रिपीट हुआ है, प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है आपका कि शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम ना वर्तते। अब ये ध्यान दीजिएगा, ना निगेटिव नकारात्मक यह प्रश्न दिया गया है, ना वर्तते दिया गया है ना, तो शिक्षा में, शिक्षा कृते समाजे मतलब शिक्षा में कौन से समाज में औपचारिक साधनम वर्तते नहीं होता है, तो समाचार पत्रम, पाठशाला, महाविद्यालय या विद्यालय। तो औपचारिक साधन शिक्षा में कौन कौन से होंगे, ये आपको शुद्ध रूप में बताना कि औपचारिक जो साधन है शिक्षा में कौन कौन से औपचारिक साधन होंगे और अनौपचारिक। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पे औपचारिक साधन जान लेते हैं। देखिए शिक्षा में औपचारिक साधन आपका पाठशाला होगा, महाविद्यालय हो जाएगा और विद्यालय, ये तीनों कौन से हो जाएंगे, औपचारिक साधन कहला जाएंगे। ये तीनों कौन से साधन है आपके, औपचारिक साधन हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग समझ लीजिएगा, ये तीनों आपके औपचारिक साधन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अनौपचारिक साधन क्या होता है, अगर अनौपचारिक साधन इसी में पूछ लिया जाए तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, अनौपचारिक साधन कौन कौन से होंगे। देखिए अनौपचारिक साधन पहला आपका समाचार पत्र होता है, परिवार हो जाता है, यहाँ पे परिवार, दोस्त हो जाएंगे, परिवार दोस्त या अन्य सोशल मीडिया से सोशल मैसेज के माध्यम से, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अनौपचारिक कहला जाएंगे।
और पाठशाला, महाविद्यालय और विद्यालय ये हमारे औपचारिक साधन कहलाएंगे शिक्षा के। औपचारिक अनौपचारिक किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, अब आपसे बन जाना चाहिए। अगला है कस्यापि जनस्य विशिष्ट क्षमता नाम कौशला नाम यथा संगीत, विज्ञान, औषधि इत्यादि नाम रचनात्मक नाम अन्वेष्टुम मापितुम वा कृता परीक्षा किम कथते। यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, और आप लोगों को समझ के आंसर इसका देना है। तो पहले हम यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रश्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा सरल स्वभाव में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, कस्यापि जनस किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता, मतलब किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, कौशल, कौशल में संगीत, विज्ञान और औषध, ये तीन चीजें दी गई हैं। संगीत, विज्ञान, औषध को हम क्या बोल सकते हैं, चिकित्सा बोल सकते हैं। संगीत, विज्ञान और चिकित्सा, इनमें से जो है आदि रचनात्मक जो पता लगाने के, मापने के लिए कौन सा होगा, ये सभी रचनात्मकता को पता लगाना है। अन्वेष्टु मतलब पता लगाना, मापने के लिए कौन सी परीक्षा होगी, अभिवृद्धि परीक्षा होगी, प्रवृत्ति परीक्षा होगी, उपलब्धि परीक्षा होगी या नैपुण्य परीक्षा होगी। यानी किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता के कौशल को, जैसे संगीत, विज्ञान, औषध यथा चिकित्सा आदि रचनात्मकता का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षण या किस परीक्षण को हम कहेंगे जिससे ये सारी चीजें पता लग जाए, उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, एप्टीट्यूड टेस्ट, अर्थात अभिवृत्ति परीक्षा बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया आप लोगों को सही हो जाएगा, और इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए समझ के चलना है। अगला प्रश्न है परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति, परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों होती है। आप सभी लोग शिक्षक बन हुए, आप सभी लोगों की नियुक्त होगी, आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है कि परीक्षणम महत्वपूर्ण भवति, परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों होती है। प्रतिपुष्टम अधिकृत उपचारात्मक कार्यवर्थम, प्रतिपुष्ट में अधिक रूप से उपचारात्मक कार्य करने के लिए। अग्रिम कक्षार्थम छात्रेत्यर्थम, यानी अग्रिम कक्षा में छात्रों को प्रोन्नत करने के लिए। भय द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के लिए, या कक्षायाम शेष छात्रम संज्ञातुम। यहाँ पे देखिए परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, दो चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, एक तो प्रतिपुष्ट अधिकृत उपचारात्मक हो सकता है, या कक्षायाम शेष छात्रम संज्ञातुम, दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। दो ऑप्शन पॉजिटिव मिल रहे हैं, पहला और डी ऑप्शन। पहले और डी ऑप्शन में अब इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, ये आपको समझना है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सही कौन सा हो सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें से सबसे उपयुक्त होता है प्रतिपुष्टि अधिकृत उपचारात्मक कार्यार्थ, क्योंकि प्रतिक्रिया के आधार पर सुधारात्मक कार्य के लिए भी किया जा सकता है। या आपका फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है कि कक्षा में शेष कक्षा का जानने के लिए, उसकी पहचान जानने के लिए, कक्षा में शेष छात्र जो है, कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र की पहचान करना या पहचान करना, ठीक है। भय द्वारा छात्रों तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भय द्वारा छात्रों को प्रेरित करना, भय के द्वारा तो छात्रों को नहीं प्रेरित कर सकते हैं। अग्रिम कक्षार्थम यानी आगे की कक्षा में पदोन्नति बोला जाता है ना, क्रमोन्नति या पदोन्नति करने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रतिपुष्ट अधिकृत उपचारात्मक कार्यार्थम, यानी कि प्रतिपुष्ट अधिकार उपचारात्मक, यानी फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्य के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा दो ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहे हैं, लेकिन व्यापम ने जिसे माना वो डी ऑप्शन को सही माना है। व्यापम ने किसे सही माना है, पीवी ने, व्यापम ने इसे डी ऑप्शन को सही माना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है सभी लोगों को। अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है जो सही करके आते, लेकिन व्यापम दूसरे तरह से अपना सही मान लेता है।
अगला है गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम करते। गीता एक कथा संग्रह पढ़ रही है, तो ये किस प्रकार का पठन कहलाएगा? परीक्षार्थम पठनम इति, आनंदार्थम पठनम, विश्वार्थम पठनम, सूचना प्राप्तिच्छा इति। सूचना प्राप्त कह सकते हैं, यह सूचना प्राप्ति के लिए बोला जा सकता है। देखिए, गीता एक कथा संग्रह पढ़ रही है, तो कथा संग्रह को अगर पढ़ना तो ये किस प्रकार का कथा का पठन कहला जाएगा? एवं प्रकारकम पठनम करते, किस प्रकार का पठन कहला जाएगा? ये आपको किस प्रकार का पठन कहला जाएगा? आनंदार्थम पठनम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आनंदार्थम पठनम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जब आपका ये मोबाइल नहीं हुआ करता था तो पहले किताबें ही, कविताएं ही रसानुवाद हुआ करती थी। तो कविताएं और कहानी के माध्यम से लोग प्रेरित होते थे, मनोरंजक होता था, सारी चीजें होती थी। अगला है अब पैसेज आएगा, ठीक है। अब इस पैसेज के माध्यम से अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा पैसेज के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। एक बार पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है। इस पैसेज संबंधित की कश्चन महात्मा तदीय प्रवचनेषु यानि वचनानि कथयति इसमें तेषाम श्रवणार्थम दूरतैः अपि जनाः आगच्छन्ति। इसमें ये आपका एक महात्मा तदई से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। महात्मा का एक टॉपिक लेके, यानी महात्मा को जो प्रवचन होता है, महात्मा जो बोलते हैं, उससे संबंधित पूछा गया। अब इसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे? आपके प्रश्न करेंगे। इसी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा कदा जना नाम प्रश्नान उत्तरत इसमें, महात्मा कब जो है जननों में प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट दिया था आपको, पहले ही लाइन में दिया गया है, ये लाइट दिया गया, प्रवचनानंतरम सह जनाना प्रश्नान उत्तरति इसमें। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रवचन अंतरम, प्रवचन के अंतर में महात्मा जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? पद्यांशी बोल रहा है प्रवचनानंतरम, प्रवचन के अंतर में, यानी प्रवचन के बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अद्वैतीय मानवैः कुत्र बद्धतैः वर्धते, अर्थात साथियों पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल से खुद को आप लोगों को सोचना भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा, या बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मानवय कुत्र बद्धवय वर्तते, अब हमें क्या देखना पड़ेगा? अब आपको पैसेज देखना पड़ेगा। अब पैसेज में देखेंगे, ये लिखा हुआ है अद्वितीय मानवय मोह माया जाले बद्धते, मानव जो है मोह माया जाल में बधित है, बंधा हुआ है, ठीक है ना। यही पूछा जा रहा है, मानव अद्वितीय मानव कुत्र, मानव जो है किससे बंधा हुआ है? तो मोह माया के जाल से बंधा हुआ है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि भवान स्वयं ईश्वर दर्शनम कदापि प्राप्तवान कस्य वचनमिदं, भगवान जो है स्वयं ईश्वर दर्शन के लिए कदापि, कब जो है प्राप्त कर सकते हैं आप? कस्य वचनमिदं, इस किसने बोला? महात्मनः सज्जनस्य भक्तरस्य दाम्भिकरस्य। यहाँ पे आप लोग एक प्रश्न पूछा गया था महात्मा जी से, और यहाँ पे देखिए प्रश्न ये दिया गया है, अंडरलाइन है कि कश्चन सज्जनय महात्मनम उपसर प्रश्नम पृष्ठवान, ये दिया गया सज्जन है। तो आपके प्रश्न पर ही उत्तर दिया रहता है, केवल हमें समझना होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब अगला देख लेते हैं। अब ग्रामर का पोर्शन करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पे। और ग्रामर लगभग यही पूछी जाती, कहीं अलग से ग्रामर नहीं आती है। शब्द बदलेंगे, आपकी ग्रामर नहीं बदलेगी। महात्मा औदत, अत्र कह लकार है। महात्मा औदत, औदत मतलब किसे बोला जाता है? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार। औदत कहीं ना कहीं भूतकाल की बात कर रहे हैं,
और भूतकाल में कौन सा लकार होता है? सभी लोग बताइए, भूतकाल में कौन सा लकार होता है? लंग लकार। क्या बी ऑप्शन आप लोगों को सही है? भूतकाल का प्रतिनिधित्व हो रहा है ना, महात्मा अवदत्त, भूतकाल का प्रतिनिधित्व हो रहा है, इसलिए लंग लकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि दिने दिने इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम। दिने दिने को लिए कौन सा पद हम प्रयुक्त कर सकते हैं? दिन दिन के लिए दिनानंतरम, प्रतिदिनम, दिनम प्रति या अद्यावधि। तो दिनम दिनम को हम क्या बोलते हैं? प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिनम संस्कृत में। तो बी ऑप्शन। बहुत ही इजीली प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सब कुछ जानते हैं, केवल आपको समझने की जरूरत होती है और ए टू जेड सारी चीजें माइंड की मेमोरी आपको सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेव कर लेंगे तो आपको सेव करने के बाद क्या होगा, एग्जाम हॉल में पूरी तरह से आपके काम आने वाला है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। प्रश्न दिया गया है कि तच्छुत्वा पद छेदम लिखत। अब ये जो लिखा गया है ना तच्छुत्वा, इस पद का विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? तच्छुधन त्वा, ततधन तच्छुत्वा, ततधन सुत्वा या ततधन शुत्वा, कौन सा हो जाएगा? देखिए तच्छुत्वा पद का अगर हम विच्छेद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ततधन सूत्रा हो जाता है। क्या हो जाएगा? ततधन सूत्रा हो जाएगा। तो आपको जो बी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, या सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी लाजवाब है, क्योंकि आप लोग भी लाजवाब हैं। जब आप लोग लाजवाब होते हैं तब भी प्रश्न भी लाजवाब होता है। अगला प्रश्न है कि अहम बहुभ्यम वर्षेभ्य पूजाम कुर्वन् अस्मिन् अत्र विशेषण पदम किम। ये दिया गया अहम बहुभ्यम वर्षेभ्य पूजाम कुर्वम असि, इसमें विशेषण पद की पहचान करना है। विशेषण पद की पहचान क्या वह अहम होगा, क्या वह बहुभ्य होगा, पूजाम होगा या वर्षभ्य होगा? विशेषण पद की पहचान हम कैसे करते हैं, सभी लोग बताइए। विशेषण पद की पहचान किस प्रकार से हम करते हैं, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक, और सभी लोगों को कमेंट भी करना अच्छे तरीके से। विशेषण पद की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं? देखिए हम सभी लोग जानते समझते हैं कि कई लोगों के लिए क्या बोला जाता है? बहुव्यय। बहुव्यय मतलब कई लोगों या बहुत लोगों के लिए। किनके लिए? बहुव्यय मतलब होता है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए बहुव्यय प्रयोग हो रहा है, तो यहां पे हमारा विशेषण पद बहुव्यय ही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। और वर्षेभ्य मतलब यह वर्षों को संशोधित कर रहा है, कि नहीं कर रहा है? चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्यय यानी बहुत लोगों के लिए। तो विशेषण पद की पहचान करने के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कश्चन सज्जनई महात्मानम उपसर्प प्रश्नम पृष्ठवान लेबंतम अव्ययम चित्वा लिखित। अब लेबंतम यहाँ पे अव्यय बता देना है, इसमें से अव्यय कश्चिन होगा, सज्जन होगा, उपसर्प होगा, प्रश्नम होगा। तो अव्यय की पहचान हम कैसे करते हैं? कोई भी अगर प्रश्न दे दिया जाए, अगर आपको पूछा जाए कि इसमें अव्यय की पहचान कीजिए, तब आप लोग अव्यय की पहचान किस प्रकार से करेंगे? यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो लयबंतम अव्ययम सही का यहाँ पे कौन सा होगा? लयबंतम का अव्यय पूछा गया है ना, ये प्रश्न है आपका। चलिए तो कहीं ना कहीं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप कौन सा होगा? उपसर्प। क्या हो जाएगा? उपसर्प इज द राइट आंसर होगा।
अव्यय पद मतलब जिसका अंत लय से होता है। यहाँ पे इसका अंत किससे हो रहा है? लय। इसका अंत लय से हो रहा है, इस अर्थात उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद फिर काव्यांश वाला पैसेज करेंगे। कुत्र शय्या वर्णम, कर्पाशय्या, तृणामशय्या, तुष्याम या पलंग शय्या। तो आपने जब पैसेज में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कौन सा बिस्तर सोने के लिए सबसे बेहतर होता है? कुत्र शय्या वरम। तो सोने के लिए सबसे बेहतर शैया कौन सी होती है? कर्पास शैया, कपास की शैया। बिल्कुल सही बात है। सोने के लिए सबसे बढ़िया किसकी शैया होती है? कपास की। पहला ऑप्शन सही हो जाए। सभी लोग समझ गए ना? कपास मतलब कर्पासैया, इसको क्या बोलेंगे? कर्पासैया को सूती वस्त्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सूती वस्त्र। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। क्या बोला जाएगा? सूती वस्त्र। कर्पासैया मतलब सूती वस्त्र कहला जाएगा। ठीक है, ये समझ लेना। अब चलिए पैसेज दिया गया है। पैसेज है, वरम वनम व्यघ्रागजदाति से वितनम जनेन हीनम बहुकंठ कावृत्तम तृणानि शय्या परिधान वल्लकम ना बंधु बंधु मध्यम धनहीन जीवितम। यह आपका एक पद्यांश दिया गया है। अब इस पद्यांश से संबंधित जो है हम प्रश्न करेंगे। और ये पद्यांश बहुत ही अच्छा, वनों से संबंधित एक पद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो वनों से संबंधित पद्यांश है और इस पद्यांश को हम समझेंगे। और इस पद्यांश से हर बार आपके एग्जाम में बदला जाएगा। हर बार पद्यांश बदलेंगे, हर बार आपके शब्द बदलेंगे, लेकिन ग्रामर पोर्शन आपका वही रहने वाला है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया गया है कि किम परिधानम वरम। किस परिधान का वरम है? भारतीय परिधान का, चीनाम सुख परिधान का, वलकल परिधान का या पश्चात परिधान का? किस परिधान का इस पे वर्णन किया गया है? यहाँ पे देखा जाए जिस परिधान का वर्णन किया गया वह है वलकल परिधान। वलकल परिधान का मतलब होता है छाल के कपड़े। वलकल परिधान का मतलब होता है छाल के कपड़े। ठीक है ना? आप इसमें देखेंगे दिया गया है। तृणानि शय्या परिधान वल्कलम ना बंधु मध्य धनहीन जो जीवितम। तो परिधान वल्कलम। ठीक है, आपके प्रश्न पर उत्तर दिया गया था, केवल आपको समझने की जरूरत है, बस हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीदृशम वनम वरम, व्याघ्र गजादि से शोभितम वनम वरम, वृक्षादि दीर्घितम वनम वरम, जन बहुलम वनम वरम, जल मग्नम वनम वरम। तो किस प्रकार से वन वरम होता है यहाँ पे? तो वन का वर्ण जो होता है वह व्याघ्र गज आदि शोभितम वनम वर्ण। आपके ब्याज गद्र दिया गया है, देखिएगा आपके काव्यांश पर ही दिया गया है। देखिए, वरम वनम व्याघ्र गजा आदि सेवितम। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न आपके काव्यांश से है। किम ना वरम, किम ना वरम होगा। तो शत्रु मध्य धनहीन जीवनम ना वर्णम, बंधु मध्य धनहीन जीवनम ना वर्णम। तो बंधु मध्य वाला हमने पढ़ा है, ये आपकी इसमें काव्यांश में दिया गया है। तो जो काव्यांश में दिया रहेगा उसी को हम सही मानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वल्कलम नाम किम, मनुष्यस्य त्वक, गजस्य चर्म, वृक्षस्य त्वक या व्रघस्य चर्म।
तो वल्कलम नाम जो यहाँ पे प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया है, तो वृक्षस्य त्वक के लिए किया गया है। किसके लिए वल्कम नाम किया गया यहाँ पे आपका, वृक्षस्य त्वक के लिए। ये जो आपका वल्कम नाम का प्रयोग किया गया है। जनेन हीनम बहुकंटकावृत्तम, क्या दिया गया है, बहुकंटकावृत्तम परिधान वल्कलम ना बंधुमय धनहीन जीवितम। ठीक है, तो आपके पद्यांश पर ही दिया गया है, केवल हमें समझने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कंटकावृत्तम संधि विच्छेदम करो। अब संधि आ गया, अब कंटकावृत्ता का संधि विच्छेद करके बताइए। कंटकावृत्ता होगा, कंटका आवृत्तम होगा, कंटक आवृत्तम होगा या कंटकी आवृत्तम होगा। बहुत ही सरल है, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत ही सरल और इजली है। अगर आप समझ गए तो, समझ के करेंगे तो बहुत ही सरल है। कैसे सरल है, कंटकावृत्तम मतलब कंटका आवृत्तम कर देना, बस बहुत इजीली, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कर देना। अगला है बहुकंटकावृत्तम किम, क्षेत्रम वनम प्रांगणम भवनम। तो बहुकंटकावृत्तम यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, वनों के लिए बोला गया है, यानी बहुत कांटों का। बहुकंटकावृत्तम इन सबसे ज्यादा कांटों का कहाँ पे होता है, वो इस वनों पर होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया, इसको केवल समझने की जरूरत है। नपः विप्राय गाम ददाति इत्यतिरेखांकित पदे किम प्रश्नवाचकम पदम भवेत्। अर्थात साथियों, नपः विप्राय गाम ददाति इत्यति रेखांकित पद की प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, क्या जोड़ के बना सकते हैं प्रश्नवाचक। नपय विप्राम गाम ददाति, नपय मतलब राजा को, राजा ने ब्राह्मण को गाम यानी कि गाय को दान दिया। राजा ने ब्राह्मण को क्या दान दिया, क्या दिया, गाय। अब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि राजा ने ब्राह्मण को कस, कस बनेगा, कसमई, कसई बनेगा, कसमई बनेगा, कस्मिन बनेगा। क्या लगा कि हम इसको प्रश्न का अवतार दे सकते हैं, इसको हम कसमई लगा के इसका अवतार दे सकते हैं। कसमई का अर्थ होता है किसको, राजा ने किसको गाय दिया। कसमय का अर्थ होता है किसको, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिन्न वर्गीय पदम चिन्ह। अब इनमें से भिन्न वर्ग को चुनना, यानी जो तीन आपके ऑप्शन वो सेम खाएंगे, जुड़े रहेंगे, और एक आपको अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसको बताना है। गंतुम, सेतुम, निर्मातुम और आरोढ़ुम। इसमें आप लोग एक चीज देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, जो सेतुम दिया गया है, सेतुम अलग क्यों होगा। सबसे ज्यादा आप लोगों ने डी ऑप्शन सुना होगा, इसमें सब में तुमुन तुमुन दिख रहा है और इसमें ढूम दिख रहा है, तो शायद डी ऑप्शन होगा। एक हमारी एक मेंटेलिटी होती है, हमारी सोच होती है, सोच के अकॉर्डिंग हम डी ऑप्शन करेंगे। लेकिन जब आप समझ के चलते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, आपको समझ के चलना है, तो विभिन्न वर्गीय पदन में सोतुम हमारा डिफरेंट होगा। शोतुम, सेतुम इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें सेतुम क्या है, एक कर्म कारक की संज्ञा है। सेतुम यहाँ पे क्या हमें हो रहा है, ये कर्म कारक की संज्ञा हमें दिख रही है, इसमें कर्म कारक की संज्ञा हमें सेतुम में दिख रही है। बाकी अगर आपके गंतुम में देखेंगे और इसमें देखेंगे, निर्मातुम में, आरोढ़ुम में और गंतुम, इन तीनों में देखेंगे, बाकी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इन तीनों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये चीजें आपको समझ के चलना है, जो आपको आगे एग्जाम में काम आने वाली है। अगला प्रश्न है जनाय प्रदर्शनी दृश्यते शुद्ध रूपम करना। तो जनाय प्रदर्शनी दृश्यते, जनाय मतलब लोग जो है प्रदर्शनी देखते हैं, तो जनाय की जगह जनाय होगा, जनय होगा, जनई होगा या जनात होगा। इसमें कौन सा शुद्ध रूप, इसको बदलना है केवल एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनय, जनय प्रदर्शनी दृश्यते।
लेकिन व्यापम में जनई माना है, व्यापम ने इसको जनई माना है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए बी ऑप्शन। अब ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वनामस्य स्थान संज्ञकई प्रत्यय नस्ति। सर्वनाम स्थान में संज्ञक का प्रत्यय कौन सा नहीं होगा? सु, जस, औट, सस। देखिए सर्वनामस्य स्थान में जो संज्ञक हो प्रत्यय सु भी होगा, जस भी होगा, औट भी होगा, लेकिन सस आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सस आपका इसमें नहीं होगा, नेगेटिव और नकारात्मक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी प्यारा सा दिया गया है। क्या प्रश्न प्यारा सा है कि प्रजापालकैः इति पदस्य समुचित विग्रह वाक्यम किम। प्रजापालकः का विग्रह करके बताना है। प्रजाभ्य पालकः, प्रजानाम पालकः, प्रजासु पालकः या प्रजाभ्य पालकः। तो प्रजापालकः का यहाँ पे समुचित विग्रह, वाक्य को विग्रह बताना है। तो अगर जब वाक्य को हम विग्रह करते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रजानाम पालकः। क्या हो जाएगा? प्रजानाम पालकः। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गएंगे। और इस फिजिक्यू क्लास का 30वां प्रश्न कि दक्षिणायनम इति पदस्य समुचितम संधि विच्छेदम का है। अब यहाँ पे क्या लिया गया है? दक्षिणायनम का संधि विच्छेद पूछ लिया गया। दक्षिण आयनम, दक्षिणायनम या दक्षिणा आयनम हो जाएगा या दक्षिणा आयनम हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे सही होगा? सभी लोग बताइए ध्यान पूरा। इसमें से संधि विच्छेद आप सभी लोगों को करना है और संधि विच्छेद आप सभी लोगों को बताना है। और ये बताना है ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, 30 में से आप लोगों का कितना फीडबैक रहा, आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप सभी लोगों को बताना है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।